एपिसोड 60 सुरक्षा की पूरी जांच और मास्टर कोड के एनालिसिस के बाद अनिकेत और उसकी टीम अब प्रोजेक्ट एक्लिप्स के अगले बड़े मिशन की तैयारी में जुट गई थी। रात का समय था लेकिन टीम का हॉल रोशनी और तकनीकी उपकरणों की चमक से भरा हुआ था। हर स्क्रीन पर के ऑपरेशन की नई स्ट्रैटेजीज और उनकी इंटरनेशनल नेटवर्क की लाइव ट्रैकिंग दिखाई दे रही थी। हमें अभी ये समझना होगा कि के का अगला बड़ा मूव क्या होगा, अनिकेत ने कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। मास्टर कोड ने हमें पिछले ऑपरेशन की पूरी कहानी दे दी है, लेकिन अब हमें उनके अगले 2 हफ्तों के प्लान पर नजर रखनी होगी। रिया ने फाइलों को स्क्रीन पर खींचते हुए कहा, हमारे पास उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल कनेक्शंस और एजेंट्स की मूवमेंट की पूरी जानकारी है। हमें इसे स्मार्ट तरीके से एनालाइज करना होगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। अनुष्का ने अपने कंप्यूटर पर डेटा स्कैन किया और बोली, हम पहले उनके फाइनेंशियल नेटवर्क पर फोकस करेंगे। यदि हम उनके फंडिंग चैनल को ब्लॉक कर दें तो बाकी ऑपरेशन की सफलता मुश्किल हो जाएगी। अनिकेत ने टीम को स्टेप बाय स्टेप बताया कि किसे क्या जिम्मेदारी लेनी है। रिया और अनिकेत फाइनेंशियल नेटवर्क एनालिसिस और ब्लॉकिंग, लीला और करण इंटरनेशनल कनेक्शन और के एजेंट्स की मूवमेंट, अनुष्का और अरुण ऑपरेशन लॉग्स और रणनीति। अनिकेत ने कहा, हर सेक्शन की जिम्मेदारी पूरी तरह से अलग है, लेकिन सभी को पूरी तस्वीर का पता होना चाहिए। किसी भी गलत मूव का मतलब हमारी टीम के लिए खतरा है। लीला ने अपनी स्क्रीन पर ग्लोब मैप को खोलते हुए कहा, हम हर लोकेशन पर लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। उनके हर एजेंट की हर मूवमेंट हमारे सामने है। हम उन्हें उनके प्लान के अनुसार रोक सकते हैं। करण ने जोड़ा, लेकिन ध्यान रहे, के पास हमेशा बैकअप प्लान होता है। हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। रिया और अनिकेत ने फाइनेंशियल सेक्शन की शुरुआत की। स्क्रीन पर लाखों ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दौड़ रही थी। ये सिर्फ पैसों का ट्रैक नहीं है, ये दिखाता है कि के किन देशों में अपने ऑपरेशन को फैलाना चाहता है। उनके फंडिंग मॉडल की हर छोटी बड़ी डिटेल हमारे सामने है। अनिकेत ने ध्यान से देखा। देखो, ये पैटर्न विशेष रूप से हाल ही में बढ़ा है। लगता है कि कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। हमें इसे तुरंत रोकना होगा। टीम ने तुरंत ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस करना शुरू कर दिया। हर अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन और हर पैटर्न को समझने की कोशिश की जा रही थी। रिया ने स्क्रीन पर नोट किया, इन ट्रांजैक्शन से साफ दिख रहा है कि के फंडिंग चैनल पर हम तुरंत हमला कर सकते हैं। अगर हम इसे ब्लॉक कर दें तो उनके अगले ऑपरेशन की सफलता मुश्किल हो जाएगी। लीला और करण ने के एजेंट्स की मूवमेंट और इंटरनेशनल कनेक्शन को मॉनिटर करना शुरू किया। स्क्रीन पर डिजिटल मैप पर विभिन्न लोकेशन और एजेंट्स की लाइव मूवमेंट दिखाई दे रही थी। ये नेटवर्क बहुत जटिल है, लेकिन अब हमारे पास उनके हर कदम की ट्रैकिंग है। हमने पहले भी के को फॉलो किया है, लेकिन अब हम उन्हें पूरी तरह समझ सकते हैं। करण ने जोड़ा, लेकिन ध्यान रहे, के पास हमेशा बैकअप प्लान होता है। हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। जैसे जैसे टीम डेटा एनालाइज कर रही थी, मास्टर कोड की असली ताकत सामने आने लगी। ये केवल ऑपरेशन का डेटा नहीं था, बल्कि के की मानसिकता, उनके फैसलों की लॉजिक और उनके भविष्य की रणनीति भी इसमें शामिल थी। अनुष्का ने कहा, ये कोड हमें उनके अगले 6 महीने की पूरी योजना दिखा रहा है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हम के हर ऑपरेशन को पहले ही रोक सकते हैं। अरुण ने जोड़ा, लेकिन सावधान रहना होगा, एक गलत मूव के को हमारे करीब ले जा सकता है। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अनिकेत ने ध्यान से कहा, इसलिए हम हर सेक्शन का एनालिसिस धीरे धीरे करेंगे। जल्दबाजी हमारी हार होगी। टीम ने के अगले ऑपरेशन के लिए मिशन प्लान करना शुरू कर दिया। मास्टर कोड के डेटा के अनुसार के का अगला ऑपरेशन अगले 10 दिनों में होने वाला था। रिया ने कहा, हम पहले उनके फाइनेंशियल ऑपरेशन को ब्लॉक करेंगे, उसके बाद उनके एजेंट्स और इंटरनेशनल कनेक्शन पर फोकस करेंगे। अनिकेत ने मिशन स्टेप्स को स्क्रीन पर लिखा। हर स्टेप को ध्यान से कवर करना होगा। कोई भी गलती के हाथों में हमारी टीम को खतरे में डाल सकती है। हमें सुरक्षित और सुनियोजित तरीके से काम करना होगा। लीला ने जोड़ा, हम उनके एजेंट्स की मूवमेंट पर निगरानी रखेंगे और उन्हें हमारी रणनीति के अनुसार रोकेंगे। कोई भी असाधारण मूव उन्हें सफलता नहीं दिला पाएगा। टीम ने हर सेक्शन की डबल और ट्रिपल चेकिंग की। किसी भी एरर का मतलब था मिशन फेल। अनिकेत ने कहा, हमारे पास के ऑपरेशन की पूरी जानकारी है, लेकिन इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। कोई डिजिटल ट्रैक नहीं छोड़ना है। रिया ने सहमति में सिर हिलाया। हमें हर मूव में सावधानी बरतनी होगी, कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा।
टीम अब पूरी तरह तैयार थी। के का अगला ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण होने वाला था, लेकिन अनिकेत और उसकी टीम अब सतर्क, मजबूत और तैयार थी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि टीम के अगले ऑपरेशन को कैसे रोकती है और मास्टर कोड का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट एक्लिप्स को सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाती है। रात गहराती जा रही थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन टीम के हॉल में स्क्रीन की रोशनी और कंप्यूटर के बीप्स लगातार माहौल को जीवित रखे हुए थे। हवा में कॉफी की खुशबू घुली थी, इस बात का सबूत कि किसी को भी नींद आने का वक्त नहीं था। अनिकेत ने सामने रखी रिपोर्ट पर नजर दौड़ाई और बोला, दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम मास्टर कोड के जरिए मिले पहले ऑपरेशन को डीकोड करें। अगर ये सही निकला तो हम के पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंच सकते हैं। रिया ने अपनी चश्मा ठीक किया और बोले, मुझे लगता है ये ऑपरेशन सिर्फ एक टेस्ट रन नहीं है, कि शायद इसे हमारी क्षमता चेक करने के लिए भी कर रहा हो। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब वो हमें माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार हम उसके हर कदम से एक कदम आगे हैं। करण ने तुरंत जोड़ा, आगे रहना आसान नहीं होगा, कि हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखता है, हमें अपने बैकअप प्लान्स भी तैयार रखने होंगे। रिया और अनिकेत ने वित्तीय डेटा की गहराई में उतरना शुरू किया। मास्टर कोड ने यह दिखाया कि के ने अपने ऑपरेशन के लिए 13 अलग अलग देशों में शेल अकाउंट्स बनाए थे। इन अकाउंट से वो करोड़ों डॉलर को छोटे छोटे हिस्सों में ट्रांसफर कर रहा था। रिया ने स्क्रीन पर उंगली घुमाते हुए कहा, ये देखो, हर अकाउंट से ट्रांजैक्शन अलग अलग टाइम जोन में हो रहा है, ताकि किसी को संदेह ना हो, लेकिन मास्टर कोड ने पैटर्न पकड़ लिया है। अनिकेत ने सिर हिलाया और कहा, तो हमारा पहला काम है इन अकाउंट्स को फ्रीज करना, लेकिन ध्यान रहे, हमें ये ऐसे करना होगा कि के को लगे नहीं कि हम उसके पीछे हैं। अरुण ने बीच में कहा, अगर उसे भनक लग गई तो वो तुरंत अपने एजेंट्स को शिफ्ट कर देगा, फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। टीम ने एक योजना बनाई। वो के फाइनेंशियल नेटवर्क में डमी ट्रांजैक्शंस डालेंगे, ताकि उसे लगे कि उसके अकाउंट्स में कोई तकनीकी गड़बड़ी है। इस तरह वो चुपचाप उसके असली चैनल्स को पकड़कर उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। अनुष्का ने समझाया, हम उसे सीधा हिट नहीं करेंगे, पहले हम उसके सिस्टम में छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट पैदा करेंगे, इससे वो उलझ जाएगा और हमें समय मिलेगा। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब हम उसे उसी की भाषा में धोखा देंगे। करण ने मजाक में कहा, वाह, अब तो लग रहा है कि हम एंटी के गैंग बना रहे हैं। सबके चेहरों पर हल्की हंसी दौड़ गई, लेकिन माहौल की गंभीरता बनी रही। इसी बीच लीला और करण इंटरनेशनल एजेंट्स की मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। मैप पर अलग अलग रंगों के डॉट्स चमक रहे थे, हर डॉट के का एक एजेंट था। ये देखो, लीला ने कहा, यूरोप में उनके 3 एजेंट्स लगातार मूव कर रहे हैं, लगता है वो कोई बड़ा मीटिंग प्लान कर रहे हैं। करण ने जूम करके देखा, हाँ, और लोकेशन बदलने का पैटर्न बताता है कि वो एक सीक्रेट हब की ओर बढ़ रहे हैं, हमें उस जगह की पहचान करनी होगी। अनिकेत ने तुरंत आदेश दिया, उस जगह की पूरी जानकारी निकालो, हमें पहले से वहां मौजूद रहना होगा। 3 घंटे की मेहनत के बाद रिया और अनिकेत ने के 5 मुख्य अकाउंट्स को सफलतापूर्वक फ्रीज कर दिया। ये टीम की पहली बड़ी जीत थी। रिया ने राहत की सांस ली। यहाँ से आगे बढ़ना अब आसान होगा। उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो एजेंट्स कितने दिन टिक पाएंगे? अनुष्का ने हंसते हुए कहा, मतलब के का कैश फ्लो अब नो फ्लो हो गया। सब हंस पड़े, लेकिन अरुण ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, पैसे का नुकसान के को और भी खतरनाक बना सकता है। वो कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर सकता है। ठीक तभी लीला के सिस्टम ने अलर्ट दिया, गाइस सुनो, के एजेंट्स ने यूरोप में एक सीक्रेट लोकेशन पर मीटिंग शेड्यूल की है, टाइम सिर्फ 48 घंटे हैं। करण ने जोड़ा, और ये मीटिंग मास्टर कोड के हिसाब से उनके अगले बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। अनिकेत ने गहरी सांस ली और बोला, तो अब हमारा अगला मिशन तय है, हमें उस मीटिंग तक पहुंचना होगा और पता लगाना होगा कि के असल में क्या करने वाला है। टीम ने तुरंत रणनीति बनानी शुरू की। रिया और अनिकेत डिजिटल बैकअप और फाइनेंशियल ब्लॉकिंग, लीला और करण ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस और लोकेशन की निगरानी, अनुष्का और अरुण के की साइबर स्ट्रैटेजी और काउंटर कोडिंग। रिया ने हंसी में कहा, लगता है अब तो हमें भी स्पाई सीरीज के हीरो हीरोइन जैसा काम करना पड़ेगा। अनुष्का ने हंसते हुए जोड़ा, बस पर कितना होगा कि हम असली गेम खेल रहे हैं। जैसे ही टीम अपनी तैयारी पूरी कर रही थी, सिस्टम पर अचानक एक रेड अलर्ट चमका। अरुण ने घबराकर कहा, ये क्या, किसी ने हमारे नेटवर्क में घुसने की कोशिश की है। अनिकेत ने तुरंत स्क्रीन चेक किया, ये के का काउंटर अटैक है, उसे हमारे मूवमेंट का अंदाजा लग चुका है। रिया ने कंप्यूटर की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन कैसे, हमने तो कोई ट्रेस नहीं छोड़ा था। अनुष्का ने शांत आवाज में कहा, मास्टर कोड हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें जानता है कि हम उसके करीब पहुंच गए हैं, अब वो हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। टीम हॉल में तनाव गहराता जा रहा था। हर कोई अपनी स्क्रीन पर तेजी से काम कर रहा था। हवा में सिर्फ मशीनों की आवाज और दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। अनिकेत ने आखिरकार आदेश दिया,
सुनो सब लोग, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। के ने हमें पहचान लिया है, लेकिन यही हमारी असली ताकत है। अब हम उसे वहीं चोट करेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। रिया ने दृढ़ स्वर में कहा। ठीक है, तो अगला मिशन यूरोप होगा। हमें 48 घंटे में वहां पहुंचना है। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस बार के को पता भी नहीं चलेगा कि हम उसके बीच में हैं। रात का सन्नाटा जैसे खुद में कई राज समेटे हुए था। हवेली के ऊपरी हिस्से में जलती धीमी पीली रोशनी पुराने झूमर की परछाइयों के साथ कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बना रही थी। नील कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ छलक रही थी। उसकी उंगलियां बार बार उसकी घड़ी की चेन से खेल रही थीं, मानो वक्त को पकड़कर रोक लेना चाहता हो। अवनी खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर ठंडी हवा बह रही थी, पर उसके मन में उठ रहे तूफान को कोई हवा शांत नहीं कर पा रही थी। उसने धीरे से कहा, नील, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब जो हो रहा है वो संयोग है या किसी ने पहले से बिछाया हुआ जाल है। हर घटना, हर खतरा जैसे हमें कहीं धकेल रहा है। नील ने रुककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान तो थी, लेकिन दृढ़ता भी थी। अवनी, अब वक्त आ गया है कि हम सच्चाई का सामना करें। डरते डरते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अब और नहीं। हमें जानना होगा कि इस सब के पीछे कौन है। अवनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भरोसे और डर का मिला जुला भाव था। लेकिन नील, अगर सच्चाई ऐसी हुई जिसे हम झेल ना पाएं तो? नील उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तो हम साथ झेलेंगे। तुम अकेली नहीं हो अवनी, और ना ही मैं। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। बाहर पेड़ों के बीच से आती सरसराहट मानो उन दोनों की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अवनी चौंक गई। इतनी रात को? कौन हो सकता है? नील ने इशारे से उसे पीछे हटने को कहा और खुद धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। सामने एक नौकर खड़ा था। वो हवेली का पुराना चौकीदार हरिनारायण। उसका चेहरा घबराया हुआ था। साहब, आप दोनों को तुरंत नीचे आना होगा। कुछ कुछ अजीब हो रहा है। नील ने भौहे से कोड़ ली। क्या अजीब? हरिनारायण ने कांपती आवाज में कहा। तहखाने से आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अवनी का दिल जोर से धड़कने लगा। तहखाना? नील ने बिना देर किए सिर हिलाया। चलो। तीनों लोग हवेली की लंबी अंधेरी गलियारों से होकर तहखाने की ओर बढ़े। उनके कदमों की आवाज पत्थर की फर्श पर गूंज रही थी। अवनी हर कदम के साथ और बेचैन हो रही थी। उसने धीरे से नील का हाथ थाम लिया। नील ने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं। तहखाने के लोहे के भारी दरवाजे के पास पहुंचकर हरिनारायण रुका। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। सुनिए, सुनिए अब खुद। अंदर से किसी के चिल्लाने जैसी आवाज आ रही है। वाकई जब सबने कान लगाया तो लोहे के दरवाजे के पीछे से धुंधली सी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है। अवनी का खून जैसे जम गया। नील, ये कौन हो सकता है? नील ने ठंडी सांस ली और कहा, पता करना ही होगा। उसने हरिनारायण से चाबी मांगी। चाबी डालते ही दरवाजे ने कर कर की आवाज के साथ धीरे धीरे खुलना शुरू किया। अंधेरे की एक ठंडी लहर जैसे सामने से आ टकराई। अंदर घुप अंधेरा था। हरिनारायण ने जल्दी से लालटेन जलाई। रोशनी फैलते ही तहखाने की दीवारें, पुराने लकड़ी के बक्से और जाले नजर आने लगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज वो थी जो तहखाने के बीचों बीच दिख रही थी। वहां जमीन पर लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ एक आदमी पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा खून और धूल से सना था, जैसे उसे कई दिनों से वहीं बंद रखा गया हो। अवनी ने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया। हे भगवान, ये कौन है? नील ने तेजी से आगे बढ़कर लालटेन उसकी ओर की। आदमी की आंखें अंधेरे से ढलते ही धीरे धीरे खुली। उसने नील को देखा और बेहद कमजोर आवाज में कहा, आखिरकार कोई आया। नील ने झुककर उसे संभाला। तुम यहाँ कौन हो? किसने तुम्हें बांधा है? वो आदमी कांपते होंठों से बोला। सच सच बहुत भयानक है। सावधान रहना। यहाँ यहाँ कोई अपना नहीं है। और कहते कहते उसकी आवाज बंद हो गई। वो बेहोश हो चुका था। अवनी की आंखों में सैकड़ों सवाल तैरने लगे। नील, ये आदमी यहाँ क्यों कैद था? नील ने गंभीरता से कहा, यही तो हमें पता लगाना होगा। लेकिन एक बात तय है कि हवेली के भीतर कोई ऐसा है जो हमें सच से दूर रखना चाहता है।
नील ने हरिनारायण को इशारा किया। इसे ऊपर ले चलो, अभी जान बचाना सबसे जरूरी है। जब वो लोग तहखाने से बाहर निकले तो अवनी के मन में तूफान उठ रहे थे। हर बार सच्चाई के करीब पहुंचते ही जैसे रहस्य और गहराते जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे हवेली खुद अपने अंदर कुछ छुपा रही हो। उसने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस बार सच सामने आकर रहेगा। और नील, उसकी आंखों में वही पुरानी दृढ़ता थी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा भी था। कोई उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था और वो जानता था कि इस खेल को अब खत्म करना ही होगा। कमरे की ओर लौटते वक्त अवनी ने धीमे स्वर में कहा, नील, अगर सच में कोई हमें धोखा दे रहा है और वो हमारे अपने में से निकला तो? नील ने उसकी ओर देखा और उसके शब्द ठंडे लेकिन साफ थे। तो उसे भी सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ से कहानी और गहरी होने लगी थी। हवेली के तहखाने में मिला वो कैडी, उसके होंठों पर अधूरी छोड़ी चेतावनी और नील अवनी के मन में उठते सवाल, सब आने वाले समय की आंधी का इशारा कर रहे थे। और शायद अब वो सच्चाई सामने आने ही वाली थी। तहखाने से उस रहस्यमयी कैदी को बाहर निकालने के बाद हवेली में सन्नाटा और गहरा हो गया था, जैसे दीवारें भी अब राज खोलने के लिए बेताब हों। नील ने नौकरों को आदेश दिया कि आदमी को हवेली के गेस्ट रूम में ले जाकर तुरंत इलाज शुरू किया जाए। डॉक्टर मेहता को बुलाया गया। बूढ़े डॉक्टर जब आए तो उनके चेहरे पर भी हैरानी की। ये शख्स तो महीनों से कैद लगता है, शरीर में पोषण की कमी है और चोटें भी पुरानी हैं। अवनी डॉक्टर की बातें सुनकर कांप उठी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जिंदा कैसे बचा? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, इंसान की जीने की जिद कितनी मजबूत हो सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है ये। लेकिन इसे वक्त लगेगा सच बोलने की हालत में आने के लिए। नील की आंखें और कठोर हो गई। हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब एक बात साफ है, इस हवेली के तहखाने में जो हो रहा था वो हमसे छुपाया गया था। रात गहरी हो रही थी। अवनी अपने कमरे में बार बार बेचैन होकर टहल रही थी। उसकी सोच वहीं अटक गई थी। आखिर ये आदमी है कौन और क्यों उसे तहखाने में जंजीरों से बांध कर रखा गया था? नील कमरे में आया। उसकी आंखों के नीचे थकान की लकीरें और गहरी हो चुकी थी। अवनी, हमें अब हर एक पर शक करना होगा, हवेली का कोई भी, यहां तक कि अपने लोग भी। अवनी ने चौंक कर कहा, मतलब क्या तुम कहना चाह रहे हो कि कोई अपना ही इस खेल का हिस्सा है? नील ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तहखाने की चाबी हवेली के बहुत ही चुनिंदा लोगों के पास होती है। बिना उनकी मदद के कोई बाहर का आदमी ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनते ही अवनी की रूह कांप गई। तो फिर हमें सबसे पहले किस पर शक करना चाहिए? नील ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, हरिनारायण। अवनी ने घबराकर कहा, लेकिन वो तो तुम्हारे पिता के जमाने से यहाँ काम कर रहा है, क्या वो? नील ने बीच में ही रोक दिया। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा अवनी, बस इतना कह रहा हूं कि अगर सच तक पहुंचना है तो हमें भरोसे और शक की रेखा के बीच चलना होगा। सुबह होते ही हवेली में हलचल और बढ़ गई। कैदी को होश आने लगा था। उसका चेहरा अब भी पीला था, लेकिन होंठ कांप रहे थे। नील उसके पास गया और धीरे से बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब तुम सुरक्षित हो। बस हमें बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों कैद थे। उस आदमी ने कांपते हुए आंखें खोली। उसकी नजरें नील पर टिक गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम विक्रम है। नील और अवनी ने एक दूसरे की ओर देखा। विक्रम? विक्रम ने मुश्किल से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं इस हवेली का हिस्सा हूं, बहुत पुराना। अवनी के दिल में जैसे कुछ चुभ गया। मतलब तुम इस परिवार को जानते हो? विक्रम की आंखों में आंसू भर आए। जानता हूं, और यही मेरी गलती थी। मैंने एक ऐसा सच देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, और उसी की सजा मुझे मिली है। नील ने सख्ती से पूछा, कौन सा सच? विक्रम ने कांपते हुए कहा, ये हवेली, ये दौलत, सबके पीछे जो राज छिपा है, वही। वो और कुछ कह पाता उससे पहले ही उसका शरीर झटके से कांप उठा और वो फिर बेहोश हो गया। अवनी ने डरकर नील का हाथ पकड़ लिया। नील, मुझे डर लग रहा है। अगर उसने सच बता दिया होता तो शायद ये खेल खत्म हो जाता, लेकिन देखो, किसी को नहीं चाहिए कि ये राज सामने आए। नील ने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि सच वाकई खतरनाक है और कोई लगातार हमें उस तक पहुंचने से रोक रहा है। दोपहर को हवेली में अचानक हड़कंप मच गया। हरिनारायण भागते हुए आया। साहब, गेस्ट रूम खाली है, वो आदमी विक्रम गायब हो गया है।
अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गायब? कैसे? हरिनारायण हकलाते हुए बोला। जब मैं खाना लेकर गया, दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। नील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये नामुमकिन है, उसे इतनी जल्दी चलने की ताकत नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि किसी ने उसे यहां से निकाल लिया है। अवनी की आंखों में डर और शक दोनों थे। लेकिन कौन? नील ने जबड़ा भींचते हुए कहा। वो कोई भी हो सकता है, और इसका मतलब है कि गद्दार हमारे बीच ही है। रात को हवेली में पहरा बढ़ा दिया गया, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। अवनी बार बार सोच रही थी, क्या सचमुच हरिनारायण दोषी है या कोई और चालाक खिलाड़ी पर्दे के पीछे से सब चला रहा है। नील अपने कमरे में बैठा नक्शा देख रहा था। हवेली के गुप्त रास्ते, तहखाने के दरवाजे, पुराना हिस्सा, सब पर उसने निशान लगाए थे। कोई ऐसा रास्ता है जिसे हम ना जानते हो, वरना विक्रम इस तरह कैसे गायब हो सकता है। अवनी ने पास आकर उसकी ओर देखा। नील, अगर सच इतना गहरा है तो क्या तुम तैयार हो उसे जानने के लिए, चाहे जो भी हो? नील ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैं तो कब से तैयार हूं अवनी। असली सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो? अवनी ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बस हिम्मत थी। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। कमरे में सन्नाटा गहरा हो गया। बाहर चांदनी हवेली के पुराने आंगन पर फैल रही थी और हवा की सरसराहट जैसे किसी नए तूफान का संदेशा दे रही थी। नील और अवनी जानते थे कि खेल अब और खतरनाक हो चुका है। रहस्य खुलने से पहले ही कोई उन्हें रोकने पर उतारू है, और शायद अब अगली चाल उसी गद्दार की होगी जो उनके बीच ही छुपा बैठा था। हवेली का सन्नाटा उस रात और गहरा था। हर कमरे में पहरेदार थे, लेकिन फिर भी सबके चेहरों पर बेचैनी साफ झलक रही थी। विक्रम का अचानक गायब हो जाना जैसे हवेली की नींव हिला गया हो। नील अपने स्टडी रूम में नक्शे और पुरानी फाइलों के ढेर पर झुका बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि बेचैनी और गुस्से का मिला जुला रंग था। अवनी धीरे धीरे कमरे में आई, हाथ में चाय का कप था। नील, पूरे दिन से तुम कुछ खाए पिए बिना यहाँ बैठे हो, कम से कम ये चाय पी लो। नील ने कप लिया, लेकिन नजरें अब भी कागजों पर थीं। अवनी, मुझे लग रहा है विक्रम को ले जाने वाला वही है जो हमें लगातार खेल में उलझाए रखता है। ये सब यूं ही नहीं हुआ। अवनी ने गंभीरता से कहा। मतलब वो गद्दार हमारे आसपास ही है? नील ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे शक है वो हवेली के ऐसे हिस्सों को जानता है जिनके बारे में आम नौकर तक नहीं जानते। तभी तो विक्रम बिना शोर शराबे के गायब कर दिया गया। सुबह होते ही हवेली में हलचल और बढ़ गई। हरिनारायण कुछ नौकरों के साथ स्टडी में आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। साहब, लोग कह रहे हैं कि हवेली में कोई आत्मा है। कल रात कई नौकरों ने तहखाने के पास किसी अजीब साये को देखा था। अवनी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। साया? ये सब अंधविश्वास तो नहीं? नील ने ठंडी हंसी हंसी। नहीं अवनी, ये साया इंसान का है, और ये अफवाहें फैलाना उसी का खेल है, ताकि सबका ध्यान बटा रहे। हरिनारायण ने झिझकते हुए कहा। साहब, कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे? नील ने उसकी आंखों में देखा। हरिनारायण, मैं सब पर शक कर रहा हूं, तुम पर भी। जब तक सच सामने नहीं आता, कोई भी भरोसे के दायरे से बाहर नहीं है। हरिनारायण चुप हो गया। उसकी झुकी आंखें कुछ छुपा रही थी या वाकई मासूम थी, नील समझ नहीं पा रहा था। दोपहर के समय नील ने हवेली के तहखाने का दोबारा निरीक्षण करने का फैसला किया। इस बार अवनी भी साथ गई। उनके हाथों में टॉर्च थी और हवा में नमी और पुरानी सीलन की गंध फैली हुई थी। अवनी ने धीमे स्वर में कहा, नील, यहाँ आकर मुझे हमेशा अजीब सा डर लगता है, जैसे दीवारें भी हमें घूर रही हों। नील ने टॉर्च से पुरानी दीवार पर रोशनी डाली। वहां धूल से ढकी एक जगह थी जो बाकी हिस्सों से अलग लग रही थी। उसने ईंटों पर हाथ फेरा और अचानक एक ढीली ईंट खिसक गई। क्लिक की आवाज आई। अचानक दीवार का एक हिस्सा सरक गया और अंदर जाने का गुप्त रास्ता खुल गया। अवनी ने हक्का बक्का होकर कहा, ये रास्ता तो मैंने कभी नहीं देखा। नील की आंखें चमक उठी। यही है वो राज। विक्रम को यहीं से ले जाया गया होगा। दोनों अंदर बढ़े। रास्ता संकरा और अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे।
कुछ ही दूरी पर टॉर्च की रोशनी में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। नील ने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर दोनों दंग रह गए। कमरे में फाइलें, पुरानी तिजोरियां और हवेली के कागजात बिखरे थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक बड़ा सा पेंटिंग, जिसमें नील के पिता राजन चौधरी और उनके साथ एक अनजान आदमी खड़े थे। अवनी ने फुसफुसाकर कहा, ये वही हैं, विक्रम। नील का दिल धड़क उठा। मतलब विक्रम सिर्फ कोई कैदी नहीं, बल्कि मेरे पिता के समय का भरोसेमंद आदमी था। लेकिन उसे क्यों कैद किया गया? अचानक पीछे से आवाज आई। क्योंकि उसने सच देख लिया था, जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। दोनों ने मुड़कर देखा। हरिनारायण खड़ा था, उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। अवनी ने कांपते हुए कहा, मतलब तुम ही गद्दार हो? हरिनारायण ने धीमी हंसी हंसी। गद्दार? नहीं बीबी जी, मैं तो सिर्फ अपना हिस्सा ले रहा हूं। इस हवेली की दौलत, ये जमीन, ये ताकत, ये सब सिर्फ चौधरी परिवार का नहीं है। विक्रम जान गया था कि आधा हिस्सा उसका भी है, लेकिन मालिक ने उसे धोखा दिया और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, उसे कैद कर लिया। नील ने गुस्से से कहा, झूठ, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते थे। हरिनारायण की आंखों में पागलपन चमक रहा था। सच झूठ का खेल मत खेलो साहब। असली सच यही है कि तुम्हारे पिता ने उसे धोखा दिया, और जब विक्रम ने सबूत मांगे तो उसे हमेशा के लिए तहखाने में बंद कर दिया गया। अवनी ने घबराकर कहा, और तुमने ये सब राज छुपाकर हमें अंधेरे में रखा? हरिनारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि ये दौलत, ये हवेली अब मेरी होगी। विक्रम को दोबारा आजाद नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों ने खेल बिगाड़ दिया। उसने रिवॉल्वर तान दी। नील धीरे धीरे आगे बढ़ा। हरिनारायण, सोच लो, अगर तुमने गलती की तो ये हवेली तुम्हें दफन कर देगी। हरिनारायण हंस पड़ा। गलती? मैंने तो सालों से यही दिन देखा है। आज ये सब मेरा होगा। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से कदमों की आवाज आई। विक्रम वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर कमजोरी थी, लेकिन आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। हरिनारायण, बहुत हो गया। तूने मेरी जिंदगी के साल छीन लिए। अब मैं तुझे छुपने नहीं दूंगा। हरिनारायण का चेहरा पीला पड़ गया। तू जिंदा कैसे? विक्रम ने भारी आवाज में कहा। सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। वो आगे बढ़ा और हरिनारायण पर झपट पड़ा। रिवॉल्वर छीनने की कोशिश में दोनों जमीन पर गिर पड़े। नील और अवनी ने तुरंत मदद की। संघर्ष के बीच गोली चली और हरिनारायण के हाथ से रिवॉल्वर छूट गई। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद हरिनारायण को काबू में कर लिया गया। हवेली में पहली बार इतनी बड़ी सच्चाई सामने आई थी। विक्रम ने नील और अवनी को सब सच बताया। तुम्हारे पिता और मैं साझेदार थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों और लालच ने सब बर्बाद कर दिया। मैंने अपने हिस्से की मांग की तो मुझे धोखा देकर तहखाने में कैद कर दिया गया, लेकिन असली गुनहगार तुम्हारे पिता नहीं थे, बल्कि हरिनारायण था। उसने दोनों तरफ खेला और फायदा उठाया। नील की आंखों में आंसू आ गए। पिता निर्दोष थे और तुम सालों तक अकेले कैद में रहे। विक्रम ने थकी मुस्कान दी। अब सच सामने है, यही काफी है। हरिनारायण को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हवेली का सन्नाटा टूटा और पहली बार लग रहा था कि बोझ हल्का हुआ है। अवनी ने नील का हाथ थामा। नील, देखो, सच कितना कड़वा था, लेकिन अब हम दोनों ने इसे सामना किया है। नील ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस ली। हाँ अवनी, अब इस हवेली में नए सिरे से सांस लेने का वक्त है। बाहर सुबह की धूप हवेली की दीवारों पर फैल रही थी, जैसे वर्षों पुराना अंधेरा अब धीरे धीरे मिट रहा हो।